तो चैप्टर 3 के 25 तक तो सवाल हो चुके हैं। अब 26वां सवाल आप अपनी पुस्तक में ही देख लीजिए, क्योंकि यह सवाल काफी बड़ा है, इसलिए इसे बोर्ड पर नहीं उतारेंगे। तो इसमें कह रहा है कि एक वृत्त शंकु का आयतन आधार की त्रिज्या के वर्ग का अनुलोमानुपाती है, जबकि उसकी ऊंचाई अचर है, और ऊंचाई का अनुलोमानुपाती है और आधार अचर है। यदि उसका आयतन 66 घन सेंटीमीटर है, जब ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो उस शंकु की ऊंचाई क्या होगी जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और आयतन 770 घन सेंटीमीटर है। यदि आयतन 12 सही 3/8 घन सेंटीमीटर है, जब ऊंचाई 5 सही 1/4 सेंटीमीटर है, तो आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो हमारे सवाल में 3 चीजों की बात की गई है, एक तो आयतन, त्रिज्या और ऊंचाई। तो मान लेते हैं आयतन v, ऊंचाई h है तथा त्रिज्या r है। तो सवाल कह रहा है कि जो शंकु का आयतन है वह आधार की त्रिज्या के वर्ग का अनुलोमानुपाती है। तो चूंकि यहाँ पर अनुलोमानुपाती की बात की गई है, इसलिए जो v होगा, मतलब जो आयतन होगा, वह अनुलोमानुपाती है, मतलब प्रोपोर्शनल त्रिज्या के वर्ग का। तो त्रिज्या यहाँ पर r मानी गई है, इसलिए त्रिज्या का हम वर्ग करेंगे, मतलब यह हो जाएगा r²। ठीक है। और फिर कह रहा है कि और ऊंचाई का अनुलोमानुपाती है। कौन? आयतन। तो ऊंचाई को हमने h माना है, तो h का भी अनुलोमानुपाती है। कौन? v। तो यह हो जाएगा v प्रोपोर्शनल h। अब चूंकि जो v है वह r² का भी प्रोपोर्शनल है, मतलब अनुलोमानुपाती है, और v h का भी अनुलोमानुपाती है, इसलिए इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं v प्रोपोर्शनल r² h। अब देखिए कह रहा है कि यदि उसका आयतन 66 घन सेंटीमीटर है, जब ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। देखिए जैसे कि पिछले सवालों में हमारे पास x, y और z होता था, तो वहाँ 2 राशियों के मान हमारे पास दिए होते थे, तो z का मान हमें निकालना होता था। ठीक है। तो इसमें भी हमारे पास v का मान दिया हुआ है, जो कि है 66, ऊंचाई 7 दी हुई है, तो ऊंचाई का मतलब h, जो कि दिया है 7 सेंटीमीटर, और यह v जो है यह 66 सेंटीमीटर क्यूब है। और फिर कह रहा है कि आधार की त्रिज्या मीन्स r बराबर दिया है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमें h का मान फाइंड करना है। तो h का मान फाइंड करने के लिए जो यहाँ पर नियतांक आएगा, उस नियतांक का मान हमें पता होना चाहिए। तो नियतांक तो यहाँ पर है नहीं, इसलिए पहले हम इस प्रोपोर्शनल को हटा लें, जैसे कि पिछले सवालों में करते थे। तो यहाँ से v बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोई नियतांक k जोड़ लें, तो यह हो जाएगा v बराबर k r² h। तो इसे समीकरण 1 डाल दें। तो अब ये मान हम समीकरण 1 में सभी रख दें। तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि जब v बराबर 66, h बराबर 7, r बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, तो v का मान है 66, तो v की जगह पर लिखेंगे 66 बराबर k और इंटू r का मान हमारे पास है 3, तो 3 का स्क्वायर और गुणे h का मान दिया हुआ है 7। तो k को इधर ही रखिए, और जो यह 9 और 7 है इसको उठाकर इधर ले आए। तो इधर 66 ऑलरेडी है, यहाँ है 3 तिहाई 9, गुणे में इधर आएगा बटे में हो जाएगा, और 7 भी गुणे में है बटे में हो जाएगा। तो यह संख्या 3 से कट जाएगी, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9। ठीक है। तो यह हो जाएगा 22/3 सत्ते 21। तो k का मान आ जाएगा 22/21। तो यहाँ पर लिखेंगे k बराबर 22/21। अब k का मान 22/21 हम समीकरण 1 में रखकर एक नई समीकरण बना लें, ताकि फिर उस समीकरण में दिए हुए मान रखकर जिसका मान हमें ज्ञात करना है वह ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। तो लिखेंगे k का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो k का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे तो यह हो जाएगा v बराबर k की जगह लिखेंगे 22/21 r² h। तो ये समीकरण हो गई 2। अब देखिए हम जानते हैं कि जो शंकु का आयतन v होता है वह बराबर होता है 1/3 पाई r² h के। ठीक है। तो देखिए यही चीज हमारे पास आ गई है, क्योंकि यह भी 1/3 पाई r² ही है, क्योंकि इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं
1/3 गुणे 22/7, क्योंकि 22 अक्कम 22/7 21 हो जाएगा ना। और हम जानते हैं कि जो यह 22/7 है यह पाई का मान होता है, तो यहाँ पर हम पाई लिख सकते हैं। बाकी r² और h तो है ही, देखिए वही चीज बन गया। इसका मतलब जो हमने नियतांक k का मान प्राप्त किया है वह बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो देखिए अब सवाल कह रहा है कि उस शंकु की ऊंचाई क्या होगी जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और आयतन 770 घन सेंटीमीटर है। मतलब हमारे पास त्रिज्या दी हुई है और आयतन भी दिया हुआ है, इसलिए हम h का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखेंगे जब आयतन v बराबर 770 घन सेंटीमीटर और त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर समीकरण 1 में रखने पर, तो जब हम ये मान इसमें रखेंगे तो v की जगह पर हमें रखना है 770 बराबर 22/21 और गुणे r का मान है 7, तो यह हो जाएगा 7 का स्क्वायर लिख दें और गुणे में h, तो h का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो चूंकि हमें h का मान ज्ञात करना है इसलिए h को उधर ही रखें और बाकी ये सारी चीजें उठाकर हम इधर ले आएं। तो 770 तो देखिए इधर ऑलरेडी है, जब यह 21 उठकर इधर आएगा तो चूंकि यह बटे में है इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा, और जो 22 है गुणे में मतलब ऊपर है इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। फिर इसी प्रकार जो यह 7 गुणे 7 है मतलब 49 जो है यह गुणे में है इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। ठीक है, और बराबर इधर बचेगा सिर्फ h। तो अब हम इसे काट पीट लें तो 7 सत्ती हो जाएगा 49 और 7 से इसको काटेंगे 7 अक्कम 7 7 अक्कम 7 और 0। फिर यह संख्या 7 से कट जाएगी 7 अक्कम 7 7 तियां 21 और यह संख्या 22 से कट जाएगी क्योंकि 22 पंचे होता है 110, तो 22 अक्कम 22 और 22 पंचे 110, तो h का मान आ जाएगा 5 तियां 15। तो लिखेंगे h बराबर 15। तो एक आंसर तो हमारा यह आ गया। तो h का मान तो आ गया, अब हमें r का भी मान ज्ञात करना है क्योंकि सवाल कह रहा है कि यदि आयतन 12 सही 3/8 घन सेंटीमीटर है, जब ऊंचाई 5 सही 1/4 सेंटीमीटर है, तो आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें त्रिज्या भी ज्ञात करनी है, तो इसको हम हटाए दे रहे हैं यहाँ से। अब यहाँ पर हम त्रिज्या r ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे अब v बराबर 12 सही 3/8 सेंटीमीटर क्यूब, और जिसे हम क्या लिख सकते हैं 12 8 की गुणा कराएंगे तो यह हो जाएगा 12 ठी 96 और 96 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 99 और बटे में 8। और हमारे पास h का भी मान दिया है जो कि दिया है 5 सही 1/4, तो लिखेंगे तथा h बराबर 5 सही 1/4 सेंटीमीटर, जिसे हम 5 चक्कू 20 और 21/4 लिख सकते हैं। तो ये दोनों मान v और h के समीकरण जब हम 2 में रखेंगे तो r का मान प्राप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे कि ये मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, यहाँ पर समीकरण 1 लिखा गया है और चाहे तो यहाँ पर समीकरण 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो v का मान हमें रखना है 99/8, तो इस v की जगह पर रख दें 99/8 और बराबर 22/21 और गुणे r, तो r हमें ज्ञात करना है, तो r² इंटू h का मान हमारे पास है 21/4। तो अब हम यहाँ से r का मान प्राप्त करेंगे, तो सारी संख्याएं हम उठाकर पहले तो इधर ले आए ताकि इधर अकेला r बच सके। तो यह हो जाएगा 99/8 और जो बटे में संख्याएं हैं इधर आएंगी तो सारी ऊपर हो जाएंगे गुणे में, तो 21 ऊपर हो जाएगा, 4 भी ऊपर हो जाएगा, जबकि ऊपर वाली संख्या नीचे हो जाएंगी, मतलब 22 नीचे हो जाएगा और 21 भी नीचे हो जाएगा। ठीक है, और बराबर इधर बचेगा सिर्फ हमारे पास r²। अब हम इसको काट पीट लें तो यह हो जाएगा 4 अक्कम 4 4 दूनी 8, 21 से 21 कट जाएगा और ये दोनों संख्याएं 11 से कट जाएंगी, तो 11 दूनी 22 और 11 9 99। तो हमारे पास इधर बचेगा, ऊपर तो 9 बचा और नीचे बचा 2 दूनी 4 बराबर r²। लेकिन हमें सिर्फ r चाहिए, तो जब इस स्क्वायर को हम उठाकर इधर लेकर आएंगे तो यह
अंडर रूट में हो जाएंगे 9/4। ठीक है, तो हम जानते हैं कि 9 का जो वर्गमूल होता है वह होता है 3 और जो 4 का वर्गमूल होता है वह होता है 2। तो यह हो जाएगा 3/2 जो कि है r के बराबर। मतलब r का जो मान आया है वह आया है 3/2। तो एक आंसर हमारा यह हो गया और एक आंसर यह हो गया। अब इस 27वें सवाल में कह रहा है कि a + b अनुक्रमानुपाती c + 1/c और a - b अनुक्रमानुपाती c - 1/c। तो सिद्ध करो कि c² × a² - b² अनुक्रमानुपाती c की घात 4 - 1। तो हमारे पास दो कंडीशन दी हुई है और हमें यह प्रूफ करना है। तो यहाँ पर जो पहली कंडीशन दी हुई है वो है a + b प्रोपोर्शनल c + 1/c। ठीक है, तो यहाँ से जब हम प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, a + b बराबर यहाँ पर k1 जोड़ लें, क्योंकि यहाँ पर दो कंडीशन है इसलिए इसको k1 मान लें और इसको k2 मान लेंगे। ठीक है, तो इसे समीकरण 1 डाल दें। फिर जो दूसरी कंडीशन दी हुई है वो है a - b प्रोपोर्शनल c - 1/c। तो यहाँ से भी हम प्रोपोर्शनल हटा लें तो क्या हो जाएगा, a - b बराबर k2 और इंटू में c - 1/c, जिसे समीकरण हम 2 डाल दें। अब हमें प्रूफ यह करना है कि इधर आ जाए a² - b²। तो a² - b² तो आ जाएगा क्योंकि इधर है a + b और इधर है a - b। और हम जानते हैं कि जब a + b और a - b गुणे में होता है इस प्रकार से तो हम उसे a² - b² लिख सकते हैं, जो कि वही चीज हमें लानी भी है। मतलब ये है कि हम समीकरण 1 और 2 की गुणा करा दें तो इतना हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो हम यही चीज यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 की गुणा करने पर, तो जब हम गुणा कराएंगे तो इधर हो जाएगा a + b और इंटू a - b। लेफ्ट हैंड साइड की लेफ्ट हैंड साइड में गुणा कराएंगे और राइट हैंड साइड की राइट में गुणा कराएंगे। तो बराबर इधर हमारे पास है k1, मतलब k1 की गुणा k2 से कराएंगे तो k1 k2 हो जाएगा। और जब हम c + 1/c की गुणा कराएंगे c - 1/c, मतलब जब इसकी गुणा हम इस प्रकार से कराएंगे c + 1/c और इंटू में c - 1/c। तो देखिए यह भी इसी का रूप है, क्योंकि यहाँ पर एक ब्रैकेट में a + b है और दूसरे ब्रैकेट में a - b है। ठीक है, मतलब दोनों चीजें एक जैसी हैं, सिर्फ यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। तो इसे हम क्या लिखते हैं, पहली वाली संख्या का स्क्वायर मतलब c का स्क्वायर और फिर माइनस दूसरी वाली संख्या का स्क्वायर जो कि है 1/c, जिसका हमें करना है स्क्वायर। ठीक है, तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं c² माइनस जो यह 1/c है तो 1 कवर करेंगे 1 ही आएगा और c कवर करेंगे तो c² हो जाएगा। ठीक है, मतलब c + 1/c और c - 1/c की जब गुणा कराएंगे तो c² - 1/c² हो जाएगा। अब हम इसको a² - b² लिख सकते हैं, जो कि अभी जान चुके हैं। तो यहाँ पर लिख दें a² - का b²। इधर देखिए k1 k2 तो ऑलरेडी है और जब हम इसको हल करेंगे तो चूंकि यह भिन्न है यह भिन्न नहीं है तो इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं। तो यहाँ से c² तो लासा हो जाएगा तो c² एलसीएम हो जाएगा। तो जब हम डायरेक्ट गुणा करा कर नीचे रखते हैं तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो c² की गुणा हमें c² से करानी होगी तो हो जाएगा c की घात 4। तो c की घात 4 और 1 अक्कम 1 वो भी माइनस का। तो हम जानते हैं जो यह c² है यह बटे में है और जब उठाकर हम इसको इधर लाएंगे तो गुणे में हो जाएगा। मतलब यह इस प्रकार से हो जाएगा c² a² माइनस b² और बराबर इधर बचेगा k1 k2 और इंटू में c की घात 4 - 1। और देखिए यही चीज हमें लानी थी, इस बराबर की जगह पर हमें सिर्फ प्रोपोर्शनल लगाना है। तो जब यह नियतांक हम k1 k2 हटाएंगे तो इस बराबर की जगह पर प्रोपोर्शनल लगा देंगे, अर्थात यह हो जाएगा c² a² - b² और प्रोपोर्शनल जब हटाएंगे तो बराबर और जो यह नियतांक है यह सब हट जाता है, ये तो जानते ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा c की घात 4 - 1 और यही चीज हमें प्रूफ करनी थी तो यह हो गया प्रूव्ड। अब इस 28वें सवाल में कह रहा है कि यदि
x प्रोपोर्शनल y और y प्रोपोर्शनल z, तो सिद्ध करो कि x प्रोपोर्शनल z। तो देखिए हम जानते हैं कि यदि a प्रोपोर्शनल b और b प्रोपोर्शनल c हो तो उसको हम a प्रोपोर्शनल c लिख सकते हैं, जैसा कि 19वें सवाल में किया गया था। लेकिन इस बार हमें यह सिद्ध करके दिखाना है कि a प्रोपोर्शनल c क्यों होगा। तो यहाँ पर हमारे पास दिया है x प्रोपोर्शनल y, तो एक संबंध है x प्रोपोर्शनल y, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोई नियतांक जोड़ ले, मान लेते हैं यहाँ पर हम k1 जोड़ेंगे तो k1 y हो जाएगा। तो इसे समीकरण 1 डाल दें और फिर हमारे पास जो दूसरा संबंध दिया हुआ है y प्रोपोर्शनल z, तो यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा k2z, तो इसे समीकरण 2 डाल दें। तो चूंकि हमें यह सिद्ध करना है कि x प्रोपोर्शनल z होगा, ठीक है, तो हमें इसका मतलब हमें y का मान यहाँ से हटाना होगा। तो जो यह समीकरण 2 में y का मान आया है, यह यदि हम समीकरण 1 में रख दें तो यहाँ से y हट जाएगा, ठीक है। तो इस y की जगह पर k2z आ जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ रह जाएगा xz, जो कि वही चीज हमें लानी है। तो लिखेंगे समीकरण 2 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में जब हम y का मान रखेंगे तो यह हो जाएगा x बराबर k1 और इस y की जगह पर हमें रखना है k2z, क्योंकि y का मान है k2z। अब हम जानते हैं क्योंकि जो यह k1 k2 है ये नियतांक हैं और जिसे हम हटा सकते हैं। तो जब हम इसको हटाएंगे तो यहाँ पर हम प्रोपोर्शनल लगा देंगे इस बराबर की जगह पर और इधर बचेगा सिर्फ z, मतलब जो चीज हमें सिद्ध करनी थी वह चीज आ गई है। तो यह हो गया प्रूव्ड।